Hi students, welcome to the beautiful world of our physics. Okay, we are discussing the chapter mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. मैं क्या करता हूँ हमेशा क्लास को शुरुआत में पहले 5 मिनट्स मिनिमम क्या क्या पुराना क्लासेस में हो गया वो रिवाइज करेंगे. ये हमारा एवरीडे का काम होना चाहिए. पहले क्लासेस पे जो हुआ वो एक बार हमने रिवाइज करना चाहिए. इट्स एवरीडे वर्क. ओके, पहले क्लास में क्या हो गया? Elasticity. What is the meaning of elasticity? The tendency of a solid which tries to regain its original shape or size. Which tries to regain its original shape or size. इसको कहता है elasticity. और एक तरीका से कैसे बताया? और एक तरीका से हम the tendency of a material which opposes the change in its shape or size. Which opposes the change in its shape or size. ये दो तरीका से भी बोल सकता है. So best examples for these are more the strongness, more the elastic nature. सब लोग कंफ्यूज होता है रबर और स्टील ये दोनों में किसका इलास्टिसिटी ज्यादा बोले तो हमको सोच में साइकोलॉजिकली लगता है रबर, लेकिन वो गलत है. रबर ज्यादा इलास्टिक नहीं है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है. जो सब्सटेंस स्ट्रांग रहता उसी सब्सटेंस को इलास्टिक नेचर ज्यादा रहेगा. स्टील ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए स्टील को इलास्टिक नेचर ज्यादा रहेगा. ये एनालिसिस हम अच्छा तरीका से याद रखना पड़ेगा. हम बात किया इलास्टिसिटी डेफिनेशन को बारे में. मोर द स्ट्रांगनेस मोर विल बी द इलास्टिक नेचर. और हम इसको बेसिक रीजन बात किया. व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर इलास्टिक नेचर? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, रिपल्शन फोर्सेस. जब हम ऐसा एक सब्सटेंस को खींचेगा तब उसी सब्सटेंस को अंदर मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन बढ़ेगा. जैसा मॉलिक्यूल्स को बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तब वो मॉलिक्यूल्स दोनों पास आना चाहता है. इसलिए हमेशा छोड़ दिया ना वापस पास आ जाएगा. सो द बेसिक रीजन फॉर इलास्टिक नेचर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और स्टेबिलिटी को एनर्जी को बीच में रिलेशन. स्टेबिलिटी एनर्जी, मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. जास्त एनर्जी कमी स्टेबिलिटी, कमी एनर्जी जास्त स्टेबिलिटी. ये दोनों इनवर्स रहेगा. अच्छा, एनर्जी सबसे कम किधर रहेगा? ग्राफ. हमने ग्राफ बात किया. इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन आर नॉट, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन आर नीचे 0. ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत कम रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा. ये पूरा 3 पॉइंट्स हमने बात किया. अच्छा, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ने को बाद, जो बॉडी बाहर का फोर्स निकालने को बाद एज इट इज बराबर पहले जैसा ऐसा शेप को साइज को आता है उसको हम कहता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. दूसरा तरीका से बोले तो जो बॉडी उसका साइज एंड शेप कुछ भी चेंज नहीं करता है उसको हम बोलता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. एग्जाम्पल, रिजिड बॉडी.
ऐसा फिल्मों में होता है। रिजिड बॉडी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा। तू कौन सा भी बॉडी ले लो, फोर्स ज्यादा लगाया तो वो ब्रेक हो जाता है। सो रिजिड बॉडी सिर्फ आइडियल केस फिल्मों में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में नियर अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज क्वाड। हमने बात किया। ओके, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी? जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स निकालने को बाद वापस शेप को बिल्कुल नहीं आएगा। आप ऐसा घुमाया तो ऐसा ही रहना, ऐसा घुमाया तो ऐसा ही रहना, ऐसा हाथ को ऐसा घुमाया ऐसा ही रह जाना, वापस ऐसा नहीं आना, ऐसा घुमाया तो ऐसा ही रहना। इसी तरह बॉडीज को बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा नाम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसी तरह बॉडी भी दुनिया में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा वापस आ जाएगा। सो सिंपली कहे तो नो बॉडी इज ए परफेक्टली इलास्टिक एंड नो बॉडी इज ए परफेक्टली प्लास्टिक। ये दुनिया में परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं मिलेगा। सब में कुछ ना कुछ तो गलती रहता है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेगा, क्योंकि परफेक्ट बोल के तू ये बोल रहे हो, इतना परफेक्शन किधर भी नहीं मिलेगा, अमेरिकन को अंदर भी नहीं मिलेगा। मतलब अमेरिकन इज वेरी पॉपुलर फॉर इज परफेक्शन। एक्टिंग में सलमान खान, शाहरुख खान अमेरिकन है ना, अमेरिकन को हम कहता है मिस्टर परफेक्ट, परफेक्टली करता है काम बोल के। लेकिन वो मानता है उनके एक्टिंग में भी कुछ ना कुछ तो गलती है। सो ऐसा सेम तरीका से परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट इनइलास्टिक बॉडी हमको दुनिया में मिलेगा या नहीं। ओके, इतना तक हमको पूरा रिवीजन हो गया। आज का क्लास में हम बात करने वाला है एक ब्यूटीफुल वर्ड को बारे में। द ब्यूटीफुल वर्ड इज स्ट्रेस। द ब्यूटीफुल वर्ड इज स्ट्रेस। कैसा बोलना? स्ट्रेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रेस। वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस without stress. We will discuss about this stress without stress. बिना स्ट्रेस से ये स्ट्रेस को बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस को बारे में आप लोग क्या जानते हो? सोचो, क्या स्ट्रेस है आपका? एक एक बच्चे को एक एक तरीका स्ट्रेस रहेगा जिंदगी में। व्हाट इज योर स्ट्रेस? मैं बताता हूं, सुनो। कुछ बच्चे का स्ट्रेस से हर दिन सवेरे 5 बजे उठने में स्ट्रेस फील होता है, अरे यार क्या यार उठने का। कुछ बच्चे को स्ट्रेस से क्लास हर दिन वीडियो लगा के सुनने में। कुछ बच्चे को स्ट्रेस से शाम में जल्दी सोने में। पापा बोलता है, माँ बोलता है जल्दी सो जाओ। अलग अलग तरीका स्ट्रेस से। कुछ बच्चे को स्ट्रेस से क्लासेस शुरू होता बोले तो। कुछ बच्चे को स्ट्रेस से दोस्त बात नहीं कर रहा बोल के। कुछ बच्चों को स्ट्रेस से दोस्त ज्यादा बात कर रहा बोल के। बाहर भी लोग को रहता अलग अलग तरीका स्ट्रेस। कुछ लोग को स्ट्रेस से शादी नहीं हो रहा बोल के। कुछ लोग को स्ट्रेस से शादी क्यों हो गया बोल के। अलग अलग तरीका स्ट्रेस, अलग अलग तरीका स्ट्रेस रहेगा। हमारा फिजिक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस, मैं आपको बताता हूं। हमारा फिजिक्स में स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस इन आवर फिजिक्स? द रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स acting on a unit cross sectional area, acting on a unit cross sectional
acting on a unit cross sectional area. The restoring force acting on a unit cross sectional area is called stress. The restoring force acting on a unit cross sectional area is called stress. Very good. इसको मीनिंग समझाता हूं. हमने डेफिनेशन लिखे, इट इज डेफिनेशन. मीनिंग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? आराम से डिस्कस करेंगे. सी, टेक, consider one body. I am going to consider one body. Let's consider one body. So this is one body. This is one body. Let's consider one body. This is one body. ये बॉडी को सरफेस में ऊपर से फोर्स लगाओ, ऊपर से ऐसा फोर्स लगाओ. बॉडी को सरफेस पे ऊपर से ऐसा फोर्स लगा रहा हूं. नॉर्मली बाहर से लगा रहा हूं फोर्स, एफ फोर्स लगा रहा हूं बाहर से. ऐसा एफ फोर्स बाहर से लगा रहा हूं. ये एफ क्या करता है? ये लगाने वाला एफ फोर्स क्या काम करेगा? ये लगाने वाला एफ फोर्स इसी बॉडी को ऐसा अंदर को दबाता है. हम लगाने वाले इसी फोर्स क्या काम करेगा? इस बॉडी को अंदर को दबाता है. इसलिए ये फोर्स क्या काम कर रहा है? इसका फॉर्मेशन को बदल रहा है. इट इज ट्राइंग टू चेंज इट्स फॉर्मेशन. सो इधर रहने वाला सरफेस उसके वजह से ऐसा नीचे को आ गया. इधर से इधर तक डेल्टा एक्स इतना नीचे को आ गया. सो ये फोर्स क्या काम किया? ये फोर्स इसी फॉर्मेशन को चेंज किया, इतना नीचे भेज दिया. इधर रहने वाला सरफेस ऐसा नीचे को आ गया, डेल्टा एक्स नीचे को आ गया. इसलिए इसी फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं. डीएफ, डिफॉर्मिंग फोर्स. जो फोर्स बाहर से एक्ट होता, और इसका डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है. बाहर से एक्ट होता, इसका शेप और साइज को बदलता है. उसी फोर्स को हम कहेगा डिफॉर्मिंग फोर्स. बाहर से एक्ट हो रहा है फोर्स, इसलिए इसको हम कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, इतना तक नीचे को आ गया, ऊपर से नीचे को इतना दूर आया, उधर से इधर तक इतना दूर आया, और नीचे नहीं जा रहा. ऊपर से मैंने दबाया, ऐसा जोर से फोर्स लगा के दबाया. ये थोड़ा इधर तक आया. ये ऊपर वाला थोड़ा इधर तक आया, और नीचे जा रहा नहीं. क्यों और नीचे नहीं जा रहा? Why it is not going somewhat more distance downward? सिर्फ इधर तक आया और नीचे क्यों नहीं जा रहा? बोले तो इसको अंदर रहता है बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दिस इज सॉलिड. इसको अंदर बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स रहता है. ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? ऐसा फोर्स लगाएगा. ये सभी मॉलिक्यूल्स उधर साइड फोर्स लगा रहा है. इसी फोर्स को हम कहता है रिस्टोरिंग फोर्स, आरएफ, रिस्टोरिंग फोर्स. इसी सिचुएशन में ऊपर से लगाने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स, नीचे से अप्लाई करने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों इक्वल हो गया. इसलिए ये सरफेस और नीचे नहीं जा रहा. ये मार्कर को ऊपर से ऐसा दबाओ
थोड़ा नीचे गया, नीचे से भी सेम दबाया ना, ये दोनों इक्वल होगा तो ये बेचारा मार्कर नीचे नहीं जाएगा। सेम कहानी इधर भी हो रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से इधर वाला इधर को आ गया, डेल्टा एक्स नीचे आ गया। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा, और नीचे जाने नहीं दे रहा, ऐसा फोर्स लगा रहा है। अभी हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझो इधर रहने वाला इसी क्रॉस सेक्शन को ये बोलो, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ये इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ये। रिस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट हो रहा, एफ। ये रिस्टोरिंग फोर्स इज एफ। एफ सोचो, ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना, एफ। एफ आर फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। सो अभी मैं इधर लिखता हूं, ऑन ये एरिया रिस्टोरिंग फोर्स is FR, R for restoring force. On A area, this area is A. On A area, restoring force is FR. F नीचे R. ये एरिया पे रिस्टोरिंग फोर्स F सफिक्स R. सो ये एरिया पे एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स F R होगा तो यूनिट एरिया पे, इसका मतलब वन यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है, F R अपॉन F नीचे R, F सफिक्स R, रिस्टोरिंग फोर्स ये उधर साइड भेजना पड़ेगा। ये एरिया पे एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा तो यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता, एफ आर बाई ये। इसको ये हम कहता है स्ट्रेस, इसको हम कहता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आ गया, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आ गया, इसको हम कहता है स्ट्रेस। ये एरिया पे एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, ये एरिया पे एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, फिर यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता, एफ आर अपॉन दिस ये, इसको हम कहता है स्ट्रेस। कुछ बच्चे को माइंड में डाउट आएगा, सर ये एरिया पे इतना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा तो यूनिट एरिया पे एफ आर बाई ये कैसा आया, इसको लेके जाके नीचे क्यों बिठाया, इसको लेके जाके नीचे क्यों बिठाया, ये डाउट होता है। उसके लिए मैं समझाता हूं, देखो एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो हमेशा मेरा क्लास में ये एग्जांपल फायदा होता, आरएसआरस स्पेशल, याद रखो हमेशा मेरा क्लास में ये एग्जांपल मैं बोलता हूं। कौन सा भी चैप्टर, वो चैप्टर में ये एग्जांपल में बोलने वाला हूं, इस पे बहुत मजा आता है। हर चैप्टर में ये एग्जांपल आएगा। मेरा गांव में, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, बहुत मजा आएगा। मेरा गांव में 20 रुपये को, मेरा गांव में 20 रुपये को खाने के लिए, मेरा गांव में 20 रुपये को खाने के लिए 40 पेड़ा मिलेगा। पेड़ा स्वीट पेड़ा माहिती है ना तुम्हाला, पेड़ा भगवान को पास भी रखता है, मुझे बहुत पसंद है पेड़ा। सो खाने का पेड़ा 40 मिलेगा, 20 रुपये को 40 पेड़ा मिलेगा। एक अच्छा दुकान है, ये मत पूछो ये क्या, ये कौन सा दुकान है बाबा, बोलो सर हम भी जाते हैं, ये मत पूछो। मेरा गांव में एक दुकान है, वो दुकान में 20 रुपये को खाने के लिए 40 पेड़ा मिलेगा। 20 रुपये को 40 पेड़ा। अच्छा तरीका से सोचो,
20 रुपये को 40 पेड़ा, डबल 20 रुपये को 40 पेड़ा मिलेगा। 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा? 20 रुपये को 40 पेड़ा मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा। अभी तुम्हें आंसर सांगा 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा, बोल सकते हो। 20 रुपये को डबल 40 पेड़ा मिलता, 20 को 40 मिले तो 20 रुपये को 40 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा? देखो हमारा कैमरा असिस्टेंट शैलेश बोल रहे हैं आंसर 2 पेड़ा। वो हंस रहा भी है, उधर से कैमरा शूटिंग करते करते हंस रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है। क्या अगले साल वो पढ़ा सकते हैं फिजिक्स, इतना अच्छा तरीका से समझ रहा हूं उसको। बात इतना आसान है, 20 रुपये को 40 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को 2 पेड़ा मिलेगा। कोई भी बच्चा, आप लोग को भी आंसर मालूम हो गया होगा। 1 रुपये को 2 पेड़ा, आसान बात है सर, इसमें क्या है। लेकिन यह आंसर आया कैसा? यह आंसर आया कैसा? 1 रुपये को कितना, आप बोल रहे हो 20 रुपये को 40 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को 2 पेड़ा मिलता, आपको मालूम है। लेकिन आया कैसा, मैं सांगतो, लक्ष्य द्या। 40 पेड़ा, ये 40 पेड़ा अपान इधर का 20 लेके जाके नीचे रखो, इधर का 20 लेके जाके नीचे रखो, क्या होता? 1 रुपये को 20 ऊपर 40 मारो 2 टाइम्स, 20 1 22, 2 पेड़ा, ऐसा आया आंसर। 20 रुपये को 40 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को यूनिट 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा? वो 40 पेड़ा अपान ये 20 लगाया, कैंसिल होके 2 पेड़ा आया। ऐसा तरीका से हमको आंसर आया। मतलब ये लॉजिक बिना जान के है, डे टू डे लाइफ में हम ये अप्लाई करता है। इधर मैंने जो समझाया, हर चैप्टर में ये लॉजिक में समझाने वाला हूं। इधर मैंने जो समझाया सेम इधर समझा रहा हूं, उधर जो समझाया सेम मैं इधर समझा रहा हूं। ये एरिया पे एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स इतना होगा तो यूनिट एरिया पे एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स कितना? इधर का ये लेके जाओ नीचे बिठाओ, इधर का 20 लेके जाओ नीचे बिठाओ। ऑफलाइन क्लास होगा तो ये लॉजिक में बोलने के बाद 11वीं बच्चे पल 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 तालियां बजाता है, मुझे बहुत याद है। ये जब मैंने 11वीं पढ़ता था तब सीखे, मुझे बहुत याद है। हमारा फिजिक्स सर का नाम प्रसाद सर है, बहुत अच्छा सर है, उसका नाम अभी याद रखना चाहिए। मैं जब मैं 11वीं पढ़ता था तब कुछ तो एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट को पास सर सीधा बताया है कि सो पर यूनिट के लिए इतना बोल के, क्लास के बाद सर के पास जाके सर ये लॉजिक में पर यूनिट के लिए इतना ये कैसा बोल के वो क्वेश्चन पूछा मैंने। वो सर बिठा के सेम बोले, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे रे, सब बच्चे इसको ऐसा लेके रट्टा मारता है, लेकिन यूनिट के लिए ये कैसा, ये अच्छा क्वेश्चन है बोल के मेरे को एक एग्जाम्पल के साथ ऐसा समझाया। जब उन्हें वो समझाया अभी तक मैं बोला नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं बोला, वो सर को भी मैंने नहीं बोला। आप लोग 11वीं स्टूडेंट से जब आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीका से समझता है, जिंदगी भर आप नहीं भूलते हो। अभी भी मेरे को मेरा 11वीं स्टूडेंट्स जब पुराना 10 साल को पहले वाला, 12 साल को पहले वाला कुछ स्टूडेंट से एमबीबीएस बन गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग अच्छा अच्छा प्रोफेशंस में है। कुछ बच्चे पीसीएम वाला बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स बने, कुछ डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर्स। वो लोग कभी कॉल करके कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद दिलाता है। उस वक्त का वो लोग जो जो याद रखे माइंड में, वो कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद दिलाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। अरे यार 10 12 13 इतना साल को पहले कॉन्सेप्ट जो सीखे अभी भी कॉल करके ये बोले तो, कुछ बच्चे कॉल करके सीधा बोलता है सर मेरा गांव में बोलता है। बस मुझे याद आता, ये तो मेरा पुराना स्टूडेंट है। प्लीज 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 माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, टेक द होल सब्जेक्ट नॉट टू योर ब्रेन, टू योर हार्ट। सब्जेक्ट पूरा दिल को अंदर घुसावो, आएगा मजा। फिजिक्स शुड बिकम
ऑक्सीजन इन योर बॉडी, फिजिक्स शुड बिकम ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, तब आएगा मजा। कमाल। सो अभी आपको समझ में आया होगा यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता, बोले तो एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया इधर लगाया, इसको ये हम नाम दिया स्ट्रेस। अभी देखो फॉर्मूला कभी रट्टा नहीं मारना, कुछ बच्चे फॉर्मूला रट्टा मारेगा, कुछ क्लासेस में फॉर्मूला रट्टा मार के पढ़ाएगा। रट्टा मेथड हमको पास नहीं चलेगा, वीआईपी में रट्टा मेथड नहीं चलेगा, आरएसआर क्लास में रट्टा मेथड बिल्कुल नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला आया कैसा, मैंने डेफिनेशन से लाके ये फॉर्मूला दिखाया। ये होता है हमारे एक्सपीरियंस का फायदा। रिमेंबर एवरी फॉर्मूला कम्स फ्रॉम डेफिनेशन, एवरी डेफिनेशन कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन आता है, हर डेफिनेशन से फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से यूनिट्स आएगा, डायमेंशंस आएगा। वाओ व्हाट ए ब्यूटी। फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन टू फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मैंने कॉन्सेप्ट बताया और डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन से फॉर्मूला लाया हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। I am an expert in this kind of processive constructional teaching. इसको कहता है कंस्ट्रक्शनल टीचिंग। कुछ तो रट्टा ऐसा 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 बोल के बोलो रट्टा, नो नहीं चलेगा, रट्टा नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शनली जाना पड़ेगा। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त कैसा करेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त स्लैब का ऐसा डालना, पहले फाउंडेशन डालना, पिलर्स, इतना मिस्टेक होगा तो बिल्डिंग पूरा गिर जाता है। आप लोग सीखने का तरीका भी ऐसा ही रहना, कंस्ट्रक्टिव वे में प्रॉपर मेथड से लेके गया ना, स्ट्रांग बनता है आपका बिल्डिंग। सो मुझे बताओ अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called stress. So अभी यूनिट्स क्या होता बोलो स्ट्रेस के लिए, SI यूनिट्स फॉर्मूला से आएगा, फॉर्मूला से यूनिट्स आएगा। फोर्स के लिए SI यूनिट न्यूटन पर, एरिया के लिए SI यूनिट मीटर स्क्वायर। फोर्स के लिए SI यूनिट न्यूटन, एरिया के लिए SI यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट्स, What about CGS units? CGS में यूनिट क्या होता, डाइन। फोर्स के लिए CGS यूनिट डाइन, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर CGS में। ये दोनों को रिलेशन का है, 1 SI यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी CGS यूनिट्स। अभी हम बात करेंगे। सो अभी आप क्या करो, पास लगाओ, स्ट्रेस साइड हेडिंग रखो, मैं नोट्स बोलता हूं पूरा लिखना, मैं इधर डेफिनेशन लिख के रखे एज इट इज फेयर करना। स्ट्रेस टेक साइड हेडिंग, पास लगाओ, स्ट्रेस साइड हेडिंग रखो, स्ट्रेस साइड हेडिंग रखो प्लीज। मैं बोलता हूं डेफिनेशन लिखिए, द रिस्टोरिंग फोर्स, the restoring force, the restoring force acting on a, the restoring force acting on a unit cross sectional area, the restoring force acting on a unit cross sectional area, the restoring force acting on a unit cross sectional area, the restoring force acting on a unit cross sectional area is called stress, is called stress। बाकी पूरा यास टीज फेयर करो, पास लगा के, पास लगाओ, वीडियो को पास लगाओ, डायग्राम ड्रा करो। दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये स्टेप लिखो,
ये स्टेप लिखो, यूनिट्स लिखो, उधर साइड आरएसआर स्पेशल वो एग्जाम्पल भी लिखो, पास लगा के यस प्लीज पूरा लिखना प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, 1 एसआई यूनिट इज इक्वल टू कितना सीजीएस यूनिट्स को इक्वल होता है? सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता सोचो, न्यूटन बोले तो 10 पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन is equal to 10 power 5 dyne, remember 1 newton is equal to 10 to the power of 5 dyne upon meter square, 1 meter is equal to 10 power minus 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे पूरा को स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of minus 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर करना पड़ेगा, सो इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डाइन, 10 to the power of 5 डाइन, 10 to the power of 5 डाइन अपॉन बोलो क्या होता नेक्स्ट, नीचे 10 to the power of minus 2 को स्क्वायर करो, 10 to the power of minus 4 सेंटीमीटर को स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डाइन। हाँ, नीचे 10 पावर माइनस 4 को ऊपर भेजो, 10 पावर माइनस 4 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 4 होता है, नीचे का 10 पावर माइनस 4 ऊपर गया ना 10 पावर प्लस 4 होगा अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ये लगाना पड़ेगा। सो हमको आएगा फाइनली 10 to the power of 5 into 10 to the power of 4, that means 10 to the power of 9 dyne per centimeter square, 10 to the power of 5 into 10 to the power of 4, that means 10 to the power of 9 dyne per centimeter square। So हमको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power of 9 dyne per centimeter square, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power of 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट का सीजीएस यूनिट को बीच में रिलेशन। स्ट्रेस का 1 एसआई यूनिट इज इक्वल टू 10 to the power of 9 इंटू सीजीएस यूनिट, ये एक याद रखना पड़ेगा। ओके, ये स्मॉल मैथमेटिकल एनालिसिस से ये हम याद रखना है। नोट इट इज इंपॉर्टेंट, नोट इट इज डायमेंशन फॉर्मूला बात करेंगे। स्ट्रेस डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को डायमेंशन फॉर्मूला बात करेंगे। सोचो क्या होता डायमेंशन फॉर्मूला, सोचो डायमेंशन फॉर्मूला भी हम फॉर्मूला से निकाल सकते। स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। डायमेंशन फॉर्मूला कैसा लिखना, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m1, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L1 T -2। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में आएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में आएगा, सब बच्चे याद रखना पड़ेगा। m फॉर मास, मास, m फॉर मास, मास, मास के लिए डायमेंशन m1, ये बोले तो एक्सेलरेशन, ये बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन L1 T -2, L1 T -2। ओके,
ओके, सो फोर्स के लिए डायमेंशन इधर लिख रहा हूं, m1 रिस्टोरिंग फोर्स के लिए m1 L1 T -2 अपॉन एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L2। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में ये बेसिक आएगा, सब बच्चे याद रखना ये पड़ेगा। दिस इज यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर बेसिक। जब जब बेसिक्स आएगा तब हमेशा राइट साइड एक लाइन मारूंगा, आपको बताऊंगा। बेसिक्स आया तो हमेशा इधर मैं आपको समझाता हूं। सो इससे हम बोल सकता है डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली m1 ऊपर L1 नीचे L2 ऊपर गया तो L-2 होता, L1 L-2 बचेगा L-1 T-2 ऐसा ही है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा रहेगा। सो हमने यूनिट्स बात किया, एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट को रिलेशन बात किया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस भी बात किया। अभी एक छोटा कॉन्सेप्ट बात करके आज का क्लास हम खत्म कर सकते हैं। वो छोटा कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा। छोटा कॉन्सेप्ट है, बात करके आज का क्लास क्लोज करेंगे। पास लगाओ, बराबर पूरा लिखो। पास लगा के जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वो पूरा बराबर फेर करना। प्लीज पास लगाना, बोर्ड पे जो दिख रहा है परफेक्टली फेर करना पड़ेगा माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। कमॉन बच्चों, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये खत्म करके आज का क्लास हम क्लोज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं समझाता हूं, लक्ष्य दिया। ऐसा एक वाल है, वाल को एक ही वायर ऐसा फिक्स कर दिया। दिस इज वन वायर, ऐसा वायर है, ये तो वायर का लेंथ L है। ऐसा वाल को वायर फिक्स किया। अभी क्या कर रहा हूं, इधर से इसको ऐसा फोर्स लगाना शुरू किया, ऐसा फोर्स लगा के खींच रहा हूं। बाहर से लगाने वाला फोर्स, ये क्या फोर्स है, बाहर से लगाने वाला फोर्स, इसलिए इसको हम बोल सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स, डीएफ। जो फोर्स हम बाहर से लगा के खींचता है, एक्सटर्नली पुलिंग फोर्स, इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, डीएफ। अच्छा, ऐसा खींचना शुरू किया तो थोड़ा टाइम के बाद ये डायग्राम क्या होता, ये ओरिजिनल लेंथ था, ये पूरा ओरिजिनल लेंथ था। मैं खींचना शुरू किया, इसलिए ये वायर इधर से ऐसा जाके इतना एक्सपैंड हो गया। समझो ये वायर का लेंथ पूरा L सोचे तो कितना एक्सपैंड हो गया, DL चेंज इन लेंथ, DL मींस चेंज इन लेंथ। पूरा लेंथ L था, ये DL एक्सपैंड हो गया, DL लेंथ ऐसा एक्सपैंड हो गया। सो इधर ऐसा हम खींच रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, और कोशिश कर रहा हूं मैं, और खींचने को कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जा रहा है नहीं। इधर कोशिश शुरू किया, बड़े इतना तक बढ़े, नंतर कितना भी कोशिश करो वो जा रहा नहीं। क्यों जा रहा नहीं, वापस खींचे तो क्यों जा रहा नहीं, इसको अंदर इधर साइड मॉलिक्यूल्स खींच रहा है, उसको हम कह रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। इधर साइड हम खींच रहा है एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स, उधर साइड खींच रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये पार्ट को ये जो पार्ट है इधर ऐसा, ये पार्ट को इधर साइड एक्टोरा डिफॉर्मिंग फोर्स एंड उधर साइड एक्टोरा रिस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए और ये बढ़ रहा नहीं।
इसी कंडीशन को कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। हियर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो मैं इधर लिखता हूं अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर का खींचने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू अंदर मॉलिक्यूल्स लगाने वाला रिस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों इक्वल होता है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको रेड पेन से ऐसा अंडरलाइन कर दो। इट इज ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब क्या होता, अभी स्ट्रेस विदाउट एनी स्ट्रेस। बोलो स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। यह फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने बात किया। रिस्टोरिंग फोर्स FR, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स को इक्वल कर सकते हैं। सो डिफॉर्मिंग फोर्स बोले तो FD नीचे D, डिफॉर्मिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो FR। सो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं तो सीधा लिखो दैट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। सिंपल बोले तो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो वाला उधर लिखे ना, वापस क्यों, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स बोले तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। एक बार ध्यान रखो माय डियर गोल्डन स्टूडेंट, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बाहर से हम लगाने वाला फोर्स अंदर प्रोड्यूसिंग रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है। उसी कंडीशन में स्ट्रेस बोले तो डिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया बोलना, वो इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया को। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, इससे हमको आता है डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब बाहर से लगाने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। बहुत बच्चे ये लॉजिक नहीं जानता है, सीधा बोलता है स्ट्रेस बोले तो फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस बोले तो एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस बोले तो एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, इतना ये रट्टा मारता है। इसको पहले कहानी जानते नहीं, सीधा पिक्चर का क्लाइमैक्स देखते हैं। सीधा पिक्चर का क्लाइमैक्स देखे तो काम नहीं होता, वो क्लाइमैक्स को पहले कहानी क्या है वो देखना पड़ेगा, इतना कहानी है। स्ट्रेस बोले तो सीधा फोर्स बाय एरिया मत बोलो, कभी भी मैंने आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला बोले तो फोर्स बाय एरिया पाप लगेगा, ऐसा बोले तो पाप लगेगा। मुझे ये बता, वो स्ट्रेस बोले तो सर स्ट्रेस का मींस रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। अच्छा, फिर एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया कब आएगा? सर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बाहर से खींचने वाला एक्सटर्नल फोर्स अंदर आने वाला रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है। उसी कंडीशन में स्ट्रेस बोले तो एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। कितना ब्यूटीफुली बोल सकते, रट्टा मेथड नहीं चलेगा दादा, प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। सो पास लगा के इक्विलिब्रियम कंडीशन हेडिंग लगाओ, डायग्राम ड्रा करो, ये भी लिखो, ऐसा लिखो। आई होप यू अंडरस्टूड द होल क्लास ब्यूटीफुली। कल का क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को बारे में बात करेंगे। हर दिन मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन दे के छोड़ता हूं। आज का क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूं,
क्या है ये? स्ट्रेस स्केलर है क्या वेक्टर है क्या? थिंक, स्ट्रेस स्केलर है क्या वेक्टर है क्या? आप सोच के मेरे को कल बोलना पड़ेगा। जस्ट सोचो, दोस्त के साथ डिस्कस करो, स्ट्रेस स्केलर है क्या वेक्टर है क्या? कल इसको बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। Is stress is a scalar or vector? That is today question. Okay, think about this question. Tomorrow we will discontinue and pass लगाओ, पूरा यास्टीज लिखते रहना, हर दिन फिजिक्स पढ़ाई करते रहना। फिजिक्स को बारे में बिल्कुल डरने को बात है नहीं। जब तक वेलोसिटी है, जब तक आरएसआर सर आपके साथ है, यू नो नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट फिजिक्स माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। पास लगाना, पूरा लिखना। मिलेंगे कल का क्लास में। थैंक यू।